हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हमारी एक सीरीज प्रारंभ हुई है जिसमें हम सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास को लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमारी 2 क्लास हो चुकी है, यह हमारी तीसरी क्लास है। इसके पहले हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर बात किए, फिर उसके काल विभाजन पर। आज हम आदिकाल पर चर्चा करेंगे। बिना देरी किए हुए चलिए हम आदिकाल को पढ़ लेते हैं कि आदिकाल में क्या दिया गया है, इसकी पूर्व पीठिका क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल के विषय में उन्होंने क्या कहा है, इन सब पर हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि हमारी पूर्व पीठिका क्या है आदिकाल की। तो आदिकाल है, यहाँ पर पूर्व पीठिका है। अब यह पूर्व पीठिका किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में, यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका कि प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है, उन्हीं के अनुसार, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का प्रारंभ कहाँ से कहाँ तक माना है, आदिकाल के अंतर्गत कितने तथ्यों को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया है। तो हम चलिए, पहला पॉइंट हमारा है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कि प्राकृत यानी जब हमारी जो भाषा होती है प्राकृत, जहाँ वह प्राकृत खत्म होता है, उसकी जो अंतिम अवस्था होती है, फिर जहाँ से हमारा अपभ्रंश शुरू होता है, तो प्राकृत की अंतिम और अपभ्रंश का प्रारंभ, उसी अवस्था में ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आदिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राज आश्रित कवि और चारण। अब राज आश्रित कवि क्या है? जो राजा के आश्रय में रहते हैं, राजा के दरबार में रहते हैं, उन्हें राजाश्रित कवि कहा जाता है। तो राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार से नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी करते थे। मतलब कि जो राजा के आश्रय में कवि थे और चारण थे, वह तो नीति और श्रृंगार के जो फुटकल दोहे हैं वह तो सुनाया ही करते थे, परंतु इसके अतिरिक्त जिस राजा के आश्रय में वे लोग रहते थे, उस राजा का पराक्रमपूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन भी कहा करते थे। यानी उन्होंने किस युद्ध पर विजय प्राप्त की है, कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, उनके वीरतापूर्ण जो उनकी गाथाएं थी उन्हें सुनाया करते, यानी कि उनकी प्रशंसा करते थे। यही प्रबंध काव्य परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, यानी कि यही जो हमारा प्रबंध परंपरा है कि वह लोग अपने राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन करते थे, यही परंपरा रासों के नाम से पाई गई, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने किसने? रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। अब आपको यहाँ पर जान गए होंगे, आपको ज्ञात हो गया होगा कि वीर गाथा काल आखिरकार रामचंद्र शुक्ल ने क्यों कहा है। क्योंकि उस काल में जो आश्रित कवि थे राजा के, वह राजाओं का प्रशंसा करते थे, उनकी वीरता का वर्णन करते थे, इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने उस काल को वीर गाथा काल नाम दे दिया। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला हमारा जो है अपभ्रंश नाम पहले पहल। अपभ्रंश यानी कि जो प्राकृत और अपभ्रंश की अवस्था से जो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। अब वह कहते हैं कि अपभ्रंश नाम कहाँ से आया, किसने दिया। अपभ्रंश के बारे में बता रहे हैं कि जो अपभ्रंश नाम है वह पहले पहल यानी पहली बार तो बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। यानी अपभ्रंश नाम पहले पहल किसने दिया दोस्तों? तो धारसेन द्वितीय ने दिया है अपने शिलालेख में। कहाँ के राजा थे धारसेन द्वितीय? तो बल्लभी के राजा थे। उनके पिता
यहाँ पर दिया गया उसने अपने पिता, उसने किसने कि धारसेन द्वितीय ने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। 2 प्रश्न 3-4 प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं कि अपभ्रंश नाम पहले पहल किसने दिया है, तो राजा धारसेन द्वितीय ने। प्रथम भी आ सकता है ऑप्शन में, तृतीय भी आ सकता है, चतुर्थ भी आ सकता है। तो धारसेन नाम केवल आप नहीं याद रखेंगे, धारसेन द्वितीय भी याद रखेंगे। और यह कहाँ के राजा थे, बल्लभी के राजा थे। इन्होंने अपने पिता, इनके पिता का नाम क्या था, गुहसेन था, और इन्होंने अपने पिता को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा। इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है धारसेन द्वितीय से संबंधित, और इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि किसे कहा जाता है, तो वह है गुहसेन। गुहसेन किसके पिता है, तो धारसेन द्वितीय के पिता। गुहसेन की जो समय सीमा दी गई है कि विक्रम संवत 650 के पहले सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। अब सिद्धों की भाषा कैसी है, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सैनी प्रसूत, प्रसूत का अर्थ होता है उत्पन्न या फिर जन्मी, यानी कि पुरानी हिंदी की जो व्यापक काव्य भाषा का ढांचा है वह तो सौर सैनी से जन्मी अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली जो कि पश्चिमी हिंदी का था। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही खड़ी बोली आती है, इसीलिए कोष्टक में यहाँ पर पश्चिमी हिंदी लिखा गया है। फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हैं। यह कोटेशन ना जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, और ये आप इसका अगर किसी को अर्थ भी नहीं पता होगा तब भी यह कोटेशन उसे याद होगा कि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, बस क्योंकि यह अनेक बार परीक्षाओं में आ चुका है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को। अब इसमें रामचंद्र शुक्ल कहना क्या चाहते हैं, मतलब कि आध्यात्मिक क्या होता है, जो भगवान के रूप, जो भगवान भक्ति पूजा पाठ, उसे हम आध्यात्मिक कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं। तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन आलोचकों पर व्यंग करते हैं जो बिना सोच विचार के, जो किसी की रचना अगर श्रृंगारिक होगी तो उसे भी वह अध्यात्म में जोड़ देते हैं, उन्हीं पर वह व्यंग करते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, यानी भगवान की भक्ति को किसी भी रचना में तालमेल बैठा देना बहुत आसान हो गया है। क्योंकि गीत गोविंद जो कि जयदेव की रचना है, गीत गोविंद में जो जयदेव है वह राधा के श्रृंगार का वर्णन करते हैं, उनके प्रेम का वर्णन करते हैं। यहाँ पर अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं, फिर भी वो लोग वहाँ पर राधा आत्मा और परमात्मा का मिलन बता देते हैं कुछ आलोचक। तो इसी पर वह व्यंग करना चाहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि किसी भी रचना को अगर वह श्रृंगारिक है तो उसे श्रृंगारिक ही बताया जाए, ना कि उसे अध्यात्म बताया जाए। जिस तरह से अगर हम पदावली देखते हैं तो पदावली में जो विद्यापति हैं वह नायक नायिका उन्हें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन करते हैं, उन्हें भगवान के रूप में मानकर नहीं बल्कि एक साधारण नायक नायिका के रूप में मानकर करते हैं। इसीलिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं, ना कि भक्त कवि मानते हैं। तो यही पर यहाँ पर कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक बता दिया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, प्रायः परीक्षाओं में हमें अक्सर देखने को मिलता है। यह किसका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ आ जाती हैं जो कि आदिकाल के संदर्भ में हमसे परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। अब पहली पंक्ति यहाँ पर है कि जो जुड़ सासड़ भास्यो सो भई करियो सारू, और जो पालय सही भाव करे सो सरी पावई पारो। यह किसकी पंक्ति है, तो देवसेन। कहाँ से लिया गया है, इनकी जो रचना है श्रावकाचार्य से ली गई है। पंडिय साल सत्य बखाड़ई देहि रुद्र बसंत न जाड़ई, अमड़ा गमड़ तेन बिखंडी तो वो नीलज्जई भड़ई हऊ पंडी। ये किसका है,
तो सरापा की पंक्ति है। अगला हम देखते हैं, जहि मन पवन न संचरई, तहि जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, और तहिवत चित्त वसाम करो, सरयो कवि उवेश। यह भी किसका है? सरापा का है। घोर अंधारे चंद्रमणि, जिम उज्जोज करे, और परम महासु ए सुक्रीड़े, दुरी अशेष हरे। यह भी सरापा की है। यानी कि सरापा की कुल 3 पंक्तियां हैं। एक तो पंडीय सरल से प्रारंभ हो रहा है, एक जहाँ जहि मन पवन न संचरे, और तीसरी घोर अंधारे चंद्रमणि। तो आप याद रखेंगे कि सरापा की कौन सी पंक्ति है। अब का तरुअर पंच बिड़ाल किसका है? लुइपा का है। भाव न होई अभाव न जाई, लुइपा का है। सहजे थर करी वरुणी साध, विरूपा का है। एक कड़ा किज्जई मंत्रणा तंत्र, ये किसका है? कड़प्पा का है। हालो डोम्बी ते पूछिम सद्भावे, सतगुरु पाए पये जाइबपुर जिड़ उरा, ये किसका है? कड़प्पा का है। भल्ला हुआ जो मारिया पीस, भल्ला हुआ जो मारिया किसका है? हेमचंद्र का है। इसके आगे वाली पंक्ति की भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ हमारा कंत, किस कौन कहते हैं? हेमचंद्र कहते हैं। प्रिय संगम कहो निद्री, हेमचंद्र का है। गंगा जमुना माझे बहिर नाई, किसका है? डोम्बिपा की पंक्ति है। अगला हम देखते हैं, कड़प्पा की पंक्ति यहाँ पर दी गई है कि नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छाई, और छोय छोय जाइसो बाय नाड़िया, किसका है? कड़प्पा का है। जिमि लोड़ बिलज जई, पाड़ी यही तिमि धरड़ी लई चित्त। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये कड़प्पा की पंक्ति है। देसिल बहना सब जन मिठा, ते तैसन जपहूँ अवहट्ठा, ये भी इम्पोर्टेंट है। विद्यापति की पंक्ति है, हिंदू बोले दूरही निकार, तोरे तरुका भवकी मार। तो यहाँ पर भी हमारा विद्यापति का है, वो भी कहाँ से है? कीर्ति लता से है। तो ये दोनों विद्यापति का आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। और कड़प्पा और सरापा की पंक्तियाँ भी, और हेमचंद्र का जो एक पंक्ति है भल्ला हुआ जो मारिया, यह भी महत्वपूर्ण है। अब अगला हमारा है, पृथ्वीराज रासो से है। मनहु कला ससभान कला, 1600 बन्निये, और बिगासे कमल श्रृग भ्रमर बेनु, खंजन मृग लुट्टी, किसका है? पृथ्वीराज रासो से लिया गया है यह पंक्ति। फिर अगला भी पृथ्वीराज रासो से ही है। 2 पंक्तियां और हैं। भज्जिय घोर निशान रान चौहान चौदेश, चौहान आ जाएगा। पृथ्वीराज चौहान जिसे हम जानते हैं, तो पृथ्वीराज रासो आप वहाँ पर टिक मार सकते हैं। उट्टिराज पृथ्वीराज, यहाँ पर तो नाम ही दे दिया गया है। पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट, यहाँ पर भी पृथ्वीराज रासो से ही है। अगला हमारा 12 बरिस ले कुकर जीवे, और 13 लो जिए सियार, और बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिकार। ये किसकी पंक्ति है? जगनिक की पंक्ति है। ये भी आपको संभवतः याद भी होगी। यह पंक्ति बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अमीर खुसरो की पंक्ति क्या है? एक थाल मोती से भरा, ये भी अमीर खुसरो का है। एक नार ने अचरज किया, अमीर खुसरो। गोरी सेवे सेज पर, मुख पर डारे केस, यह भी अमीर खुसरो का है। ये सभी पहेलियां हैं। इनका उत्तर भी अमीर खुसरो अपनी पंक्तियों के नीचे दे देते हैं। मेरा चुबना नवेलरा भयो है गुलाल, अमीर खुसरो। जैसा कि हम इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहते, क्योंकि दोस्तों जो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की पुस्तक है हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास, हम उसी को लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें हम और अपने से कुछ जोड़ना नहीं चाहते हैं, तो फिर पुस्तक का महत्व ही क्या रह जाएगा। तो इसीलिए हम पुस्तक को लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों आप हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएंगे, ताकि हम इस पुस्तक को बहुत ही तन्मयता के साथ एकदम पूरा अच्छे तरीके से समाप्त करें। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो ज़रूर कर लीजिए, हमसे ज़रूर जुड़िए। एक बार अगर आप विश्वास बनाकर हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूँ, यहाँ जो कुछ भी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी वह सभी प्रामाणिक होंगी और सटीक तरीके से आपको चीज़ें बताई जाएंगी। तो चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। अगला हमारा जो है, जे हाल मिस्की मुकुंद तगाफुल, दुराय नैना बनाए बतिया,
अमीर खुसरो की पंक्ति है, जो कि गज़ल के रूप में, जैसे कि इन्होंने शकुने लिखे, पहेलियाँ, मुकरियाँ इस तरह से लिखे हैं। सरस बसंत समय भल पावल या विद्यापति की है, वो भी किससे ली गई है? पदावली से ली गई है। फिर विद्यापति की एक और पंक्ति है जो कि पदावली से है, काली कहल पिय साँझ हीरे जाइब मई मारू देश। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी आदिकाल के संदर्भ में, विभिन्न कवियों की थी। अब कुछ महत्वपूर्ण हम तथ्य देख लेते हैं जो कि इस पुस्तक में है। पहला पॉइंट हमारा है, प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। अब कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। जो कवि विद्यापति हैं, जो कि आप जिनकी पंक्तियों के बारे में आप पढ़ें, जिनकी की मुख्य रचना के रूप में प्रसिद्धि उन्हें जो मिली है, जिस रचना के लिए, जिस रचना में, वह है पदावली। वही पदावली के रचनाकार विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। पहली कि पुरानी अपभ्रंश का, और दूसरा बोलचाल की देसी भाषा का, कि जहाँ की जैसे हम अपना जैसे ठेठऊ भाषा जिसे हम कह सकते हैं, कि बोलचाल की जो देसी भाषा, एक तो उसमें रचना करते थे और दूसरे पुराने अपभ्रंश में। जिस तरह गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। अब अगर आपसे सीधा सीधा यही प्रश्न पूछ लेता है कि प्राकृत का बोध किससे होता है, जिस तरह से गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें इसी तरह से दिया गया है कि जिस प्रकार से गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, ठीक उसी तरह से दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। यानी कि अपभ्रंश का बोध दोहा या दूहा कहने से होता है, प्राकृत का बोध गाहा या गाथा कहने से होता है। अब भरत मुनि, जिसका कि समय इस पुस्तक में विक्रम की तीसरी सती बताया गया है, कि भरत मुनि का समय विक्रम की तीसरी सती ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। यानी कि जो भरत मुनि है वह अपभ्रंश को और अपभ्रंश ना कहकर क्या कहते हैं? देश भाषा कहते हैं। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा है। कौन सी शताब्दी से? तो 7वीं शताब्दी से। अपभ्रंश और प्राकृताभास हिंदी की रचना कब से प्रारंभ हुई? 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई। अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा किसने कहा है दोस्तों? तो भरत मुनि ने कहा है। अगला हमारा आता है 84 सिद्धों के नाम। जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्धों की संख्या कुल 84 है। अब 84 सिद्ध यहाँ पर दिए गए हैं, उनके नामों को हम पढ़ लेते हैं और उनके साथ साथ में उनकी जाति भी यहाँ पर दी गई है कि कौन से सिद्ध किस जाति के थे। जैसे कि हमारे पहला है लुइपा, जो कि कायस्थ जाति के हैं। लीलापा, विरूपा, डोम्बिपा क्षत्रिय हैं। सबरपा क्षत्रिय, सरापा ब्राह्मण, कंकालिपा शूद्र, मीनपा मछुआ, मीन मतलब मछली और मछुआ, इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि मीन का अर्थ होता है मछली, तो मीनपा जो है वह मछुआरे जाति के हैं। गोरक्षपा, चौरंगीपा जो राजकुमार हैं। वीड़ापा भी राजकुमार। शांतिपा ब्राह्मण थे जिसे कि हम पंडित कहते हैं। तंतिपा तत्वा, चमरपिपा चमरकार, खड़गपा शूद्र। वैसे तो जाति से संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं, इसमें से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं जिनके बारे में ही प्रश्न आते हैं, फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे, साथ में उनके जाति को भी देखते चलेंगे। कभी कभी एग्जाम में आ जाए तो हम पढ़े रहेंगे, सुने रहेंगे, तब भी हम ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा है। नागार्जुन है ब्राह्मण, कड़प्पा है कायस्थ जाति के, करड़ीपा थगनपा शूद्र हैं, नारोपा ब्राह्मण, सालीपा शूद्र, तिलोपा ब्राह्मण, क्षत्रपा शूद्र हैं, भद्रपा ब्राह्मण, दोंगंदीपा अजोगीपा गृहपति, कालपा दोम्बिपा धोबी हैं, कंकड़प्या राजकुमार, कमरीपा डेंगीपा ब्राह्मण हैं, भदेपा तंधेपा शूद्र हैं, कुकरीपा ब्राह्मण और कुचीपा। ये कुल 35 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं जो शूद्र हैं यानी कुचीपा हैं तो शूद्र हैं। धर्मपा ब्राह्मण हैं, महीपा शूद्र हैं, अचिंतपा लकड़हारा, भलपा क्षत्रिय हैं, नलिनपा भूसुकीपा
राजकुमार हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं इंद्रपति, इंद्रभूति राजा है, मैकोपा, मवड़िक, कुठलिपा, कुठालिपा, कमरिपा लोहार हैं, जलांधरपा ब्राह्मण, राहुलपा शूद्र, मेदनीपा धर्वरीपा, धोकरिपा शूद्र हैं, पंकजपा ब्राह्मण, घंटापा क्षत्रिय हैं, जोगीपा डोम है, चेकुलपा शूद्र हैं, गुंडरीपा चिड़ीमार है, लुचिकपा ब्राह्मण, निर्गुणपा शूद्र, जयानंत ब्राह्मण, चरपटीपा कहार है, चंपकपा भिघ्नपा शूद्र जाति के, भलिपा कृष्ण घृत वणिक है। वणिक का अर्थ होता है जो व्यापारी लोग होते हैं, किसी भी चीज़ का जो व्यापारी, जिसने कि हम बनिए कहते हैं, तो वणिक का अर्थ होता है बनिया। कुमारिपा चवरिपा मणिभद्रा योगिनी है, यानी कि अभी तक तो हम योगियों को देख रहे थे, अब मणिभद्रा एक योगिनी आ गई हैं। गृहदासी मेखलपा दूसरी योगिनी यहाँ पर है। गृहपति कन्या कनकलपा या भी योगिनी है। फिर उसके बाद गृहपति कन्या कनकलपा शूद्र है, कंतालिपा दर्जी, दहोलिपा शूद्र, उदलिपा वैश्य, कलापा कपालपा शूद्र, कीलपा राजकुमार है, सागरपा राजा, सर्वभक्षपा शूद्र, नागबोधिपा ब्राह्मण, दारिकपा राजा, पुतलिपा शूद्र, पाहनपा चमार, कोकालिपा राजकुमार, अंगनपा शूद्र, लक्ष्मीकरा योगिनी राजकुमारी, समुद्रपा भलिपा ब्राह्मण। तो योगिनियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। आपसे यह भी प्रश्न में पूछ सकता है कि 84 सिद्धों में कितने योगिनी हैं? तो कौन कौन योगिनी की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन है? मणिभद्रा है, मेखलापा है, कनकलापा है और लक्ष्मीकरा है। तो इससे भी आप याद रखेंगे कि 84 सिद्धों में 4 महिलाएं हैं, वह कौन कौन सी हैं, उनके नाम भी आप याद रखेंगे। हम आगे चलते हैं। अब सिद्धों के संदर्भ में क्या दिया गया है कि सिद्धों में सबसे पुराने सराह, जिन्हें कि सरोज वज्र भी नाम है जिनका, यानी कि सिद्धों में सबसे पुराना किसे माना जाता है? सराहपा को। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ, यानी कि जो महासुखवाद है उसका प्रवर्तन कहाँ से हुआ? वज्रयान शाखा में। महासुख का अर्थ क्या होता? आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। अब आपसे प्रश्न में आ सकता है कि महासुख दशा की प्राप्ति किस योग से मानी है? तो कौन सा वो है? प्रज्ञा और उपाय। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है, यानी कि जो गोरख पंथ का नाथ पंथ है वह कहाँ से निकला हुआ है? तो वज्रयान शाखा से ही निकला है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। हठ योग का प्रवर्तन किसने किया है? तो गोरखनाथ ने किया है। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र जो था वह भारत का पूर्वी भाग था, यानी जो वज्रयानी जो सिद्ध लोग थे वह कहाँ पर अपना विस्तार किए थे? पूर्वी भागों में किए थे। और गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया, यानी कि नाथ सिद्ध लोग कहाँ के थे? पूर्वी, और जो नाथ लोग थे वह पश्चिमी भाग में थे। नाथ लोग कहाँ पर बसे थे? पश्चिम में थे, और सिद्ध लोग कहाँ थे? पूर्व में थे। आप ये ध्यान में रखेंगे, पूर्व में कौन था और पश्चिम में कौन था। नाथों की संख्या 9 माना गया है, लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं, यानी कि जो नाथ हैं सिद्धों की संख्या अभी आपने देखी है कुल 84 थे, अब नाथों की संख्या कितनी है? 9 है, जिन्हें कि हम नवनाथ भी कहते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है। अब यह क्रम किस सिद्धांत के अनुसार है? किस ग्रंथ के अनुसार? तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार ये नाम क्रम में है। पहले नाथ आते हैं नागा अर्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपड़, जालंधर और मलया अर्जुन। तो ये नवनाथों को
84 सिद्धों के नाम भले ही ना याद हो दोस्तों, जो जो मुख्य रूप से रहेंगे वो तो आपको याद ही हो जाएंगे, उनकी पंक्तियों को पढ़ते हैं जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं। परंतु जो नाथों की संख्या है उनकी 9 है, और 9 कवियों का नाम आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे ताकि परीक्षाओं में हमसे गलतियां ना हो। तो आज हम आदिकाल पर बात किए हैं। अब जो इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो अपभ्रंश साहित्य पर होगा। अगर आपके पास पुस्तक होगी तो आप देख सकते हैं कि आदिकाल के बाद अपभ्रंश साहित्य दिया गया, उसी क्रम में हम लाइन बाय लाइन पढ़ते रहेंगे ताकि इस पुस्तक को हम पूरा अच्छे से पढ़ सकें और जब हम दोबारा रिवीजन करें तो जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उन्हें अपने ध्यान में लाते रहेंगे। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं दोस्तों कि जो भी चीज़ें जिसके बारे में आप कुछ पता है, अगर वो आपके सामने वो तथ्य आता है तो आप उस चीज़ को तुरंत अपने मन में रिवाइज करिए। जैसे रामचंद्र शुक्ल आ गए, अब रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ कौन सा है, कब प्रकाशित हुआ, उसका पहला क्या नाम था, कितने कवि सम्मिलित हैं, कितने वर्षों का इतिहास इसमें है। यही होता है हमारा पूर्ण रूप से रिवीजन। जो आप रिवीजन का टाइम बताते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे, अगर आप तुरंत कोई भी तथ्य देखते हैं उससे संबंधित जितना टॉपिक आपके मन में आ रहा है तुरंत अगर आप मन में लाते हैं तो इससे बेहतर, इससे बढ़िया रिवीजन और कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। आप एक बार मेरी बात मान के आजमा कर देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।